Hello everyone, how are you all? This is Shivani Mishra welcoming you all in Blossom Chemistry classes. Children, as you all know that for class 12th we are preparing surface chemistry. सरफेस केमिस्ट्री में आज हम कोलॉइड्स पढ़ेंगे। सरफेस केमिस्ट्री के और कोलॉइड्स के आप कुछ वीडियोस पहले भी देख चुके हैं। कोलॉइड्स का जो प्रीवियस वीडियो आपने देखा था उसमें आपने डेफिनेशंस कवर की थी और साथ ही कोलॉइड्स को क्लासीफाई किया था। 3 अलग अलग तरीके से आपने कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन लिखा था। कोलॉइड्स का जो लास्ट क्लासिफिकेशन आपने किया था उसमें आपने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, मल्टीमॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर्स एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो आज हम एसोसिएटेड कोलॉइड्स को ही आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये हमारी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। कैसे है? मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन। ये जो वर्ड है मिसेल ही आपका एसोसिएटेड कोलॉइड है जिसे आप एग्रीगेटेड कोलॉइड्स भी कहते हैं। There are some substances which at low concentration behave as normal strong electrolytes. कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका कंसंट्रेशन अगर लो हो तो वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हों, लेकिन अगर उनका कंसंट्रेशन हाई कर दिया जाए एट हायर कंसंट्रेशन तो ये कोलॉइड बिहेव करने लगते हैं एज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्यों करते हैं? क्योंकि फॉर्मेशन हो जाता है एग्रीगेट्स का। इनके जो अगर कंसंट्रेशन कम है तो ये नॉर्मली बिहेव करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह, और अगर कंसंट्रेशन आप बढ़ा देते हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जुड़ने की वजह से वो क्या करते हैं? मिसेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यही मिसेल है जिसे आप एसोसिएटेड कोलॉइड्स कहते हैं। जितने भी सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं उन सभी को हम इसी ग्रुप के अंदर स्टडी करते हैं, जैसे आपके सोप्स हैं और आपके सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में, अपने घर में हर जगह यूज़ हो रहे हैं। और आजकल तो जिस कोरोना पीरियड में बहुत ही ज़्यादा इनका यूज़ हो रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि ये कोलॉइडल सॉल्यूशन आपकी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इवन आज की डेट में तो बहुत ही ज़्यादा। सोप्स होते क्या हैं? सोप्स सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं हायर फैटी एसिड्स के। हायर फैटी एसिड का मतलब एसिड ही होता है, COOH ग्रुप वाले, लेकिन हायर का मीन्स है कि इनका जो कार्बन चेन होती है वो बहुत ही बड़ी होती है। C15 है, C17 है। तो जैसे सोडियम स्टीरेट यहाँ पर एग्जांपल लिखा है CH3CH2 होल 16, COONA, तो COOH होना चाहिए एसिड के लिए, तो H रिप्लेस हो जाता है सोडियम या पोटेशियम से और आपको क्या मिलता है? सोप का फॉर्मेशन मिलता है। यहाँ पर देखिए सोडियम स्टीरेट में टोटल कार्बन 17 है, यानी 17 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। इसी तरह से कार्बन 15 की भी चेन होती है, राइट, वो भी सोप का ही वर्क करती है। जब इस सोप को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो ये डिसोशिएट हो जाता है। कैसे डिसोशिएट होगा? Na+ अलग हो जाता है, जबकि R जो ये वर्ड है, R आप कार्बन की जो चेन है, हाइड्रोकार्बन पोर्शन है, उसको यहाँ पर R लिखा है जो अल्काइल ग्रुप है। तो RCOO- यहाँ से ब्रेकिंग होगी, यहाँ से ब्रेकिंग होगी, Na+ अलग हो जाएगा और इस पूरे पोर्शन को आप बोल रहे हैं R, RCOO- अलग हो जाएगा, Na+ देखिए अलग हो जाएगा, राइट। अब हमें जो मिसेल का फॉर्मेशन होगा वो सिर्फ RCOO- का वर्क होगा। RCOO- में भी 2 पार्ट्स हैं, एक तो R का कंटेंट है और दूसरा COO- का कंटेंट है। तो जो लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन है R, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है नॉन पोलर, क्योंकि इसका कोई पोल नहीं है, जबकि COO- क्योंकि आयनाइज है इसलिए इसको क्या कहेंगे? पोलर ग्रुप कहेंगे। R हमारा पोर्शन जो है वो हाइड्रोफोबिक है, यानी कि वाटर को रिपेल करेगा। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटर। हाइड्रो आपने सीखा था ना, लायोफिलिक, लायोफोबिक, और अगर सॉल्वेंट वाटर हो तो हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। तो यहाँ पर जो R है वो हाइड्रोफोबिक है, यानी कि वाटर को रिपेल करेगा, जबकि COO- यहाँ क्या है? हाइड्रोफिलिक नेचर का है, जो कि वाटर का लविंग है, वाटर को अट्रैक्ट करेगा, राइट। अब ये जो RCOO- आयंस हैं वो प्रेजेंट रहते हैं सरफेस पे विद देयर COO- ग्रुप्स इन वाटर, क्योंकि COO- ग्रुप क्या है? वाटर लविंग है। अगर वाटर के में आप इनको डिज़ोल्व कर रहे हैं सोप को तो पहली बात तो Na+ अलग हो जाएगा, RCOO- अलग हो जाएगा। अब ये RCOONA भी किस तरह रहेगा?
क्योंकि COO माइनस का पोर्शन जो है ये वाटर लविंग है, तो ये वाटर के बल्क में चला जाएगा, पानी के साथ चला जाएगा। जबकि R जो पोर्शन है ये पानी को पसंद नहीं करता है, वाटर रिपेलिंग है, तो ये क्या करेगा, ये सरफेस पे रह जाएगा, रिमेन्स एट द सरफेस। लेकिन अगर क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन है तो जो एनायंस होते हैं यानी कि COO माइनस वाला जो पोर्शन होता है ये सॉल्यूशन के बल्क में पुल कर लिया जाता है। मतलब अगर आप बकेट में सोप को डिज़ोल्व कर रहे हैं तो RCOO माइनस क्या करता है, पानी के अंदर चला जाता है और एक स्फेरिकल शेप बना लेता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा अंदर जाता है वाटर के, ये पानी के अंदर जाता है और ये क्या कोशिश करता है, पानी से बाहर निकलने की, सरफेस से बाहर निकलने की। इसके चक्कर में एक पूरा RCOO माइनस के जितने आयंस होते हैं वो आपस में एक सर्कल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, स्फेरिकल शेप का बना लेते हैं, विद देयर हाइड्रोकार्बन चेन्स पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। जितने भी R होते हैं वो सारे के सारे सर्कल में आ जाते हैं और COO माइनस उनके अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। ठीक है, वो सारे आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे और R जितने हैं वो इनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। तो अब जो एग्रीगेट का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि वो आयंस के थ्रू हो रहा है, तो उसे हम क्या कहने लगेंगे, आयनिक मिसेल, राइट। देखिए यहाँ डायग्राम देख के आप इजीली समझ जाएंगे। यहाँ पर मैंने C17 वाला ही लिया हुआ है, सोडियम स्टेरेट, टोटल 17 कार्बन है यहाँ पर। ये R वाला पोर्शन है जो कि हाइड्रोफोबिक टेल कहलाता है, और ये इसका COONA है, यानी COO माइनस Na प्लस। तो COONA मैंने अलग कलर से लिखा है, Na प्लस देखिए अलग कलर से लिखा है। तो ये हाइड्रोफिलिक हेड है। तो जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है वो हेड होता है और हाइड्रोफोबिक जो R है उसको टेल कहा जाता है, राइट। देखिए वाटर में डिज़ोल्व करने पे क्या हो रहा है, जितने भी माइनस आयन हैं क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक हैं तो वो पानी में के अंदर जा रहे हैं क्योंकि वो वाटर लविंग है, और जितने भी R हैं वो सारे क्या हैं, इस टेल कह रहे हैं ना। तो ये जो ऐसे करके आपको दिख रहा है जिगजैग मोशन में, ये सब कार्बन के नंबर्स हैं, वही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये सारे R हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं, इसलिए ये वाटर की सरफेस पे रहेंगे। होगा क्या, पानी इन सभी को अपनी ओर पुल करने की कोशिश करेगा। पुल करने के चक्कर में ये क्या करेंगे, R पोर्शन बाहर भागने की कोशिश करेगा, तो इस चक्कर में ये सारे R आपस में आ जाएंगे, सर्कुलर फॉर्म में एक दूसरे के पास आ जाएंगे और COO माइनस आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, एक स्फीयर का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे ही हम आयनिक मिसेल कहते हैं, राइट। बात करेंगे क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। मिसेल फॉर्मेशन से सोप, अगर सोप से हम मिसेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो क्लिनजिंग एक्शन भी करता होगा, कपड़ों से डर्ट और ऑयल पार्टिकल्स को भी हटाता होगा। जो डर्ट के पार्टिकल हैं और ऑयल ड्रॉपलेट हैं उनको भी रिमूव करता है। कैसे करता है, Cleansing action of soap is due to the fact that soap molecules form micelle around the oil droplet. सोप में क्या क्वालिटी है आपने पढ़ ही लिया, COO माइनस है और R है। ये क्या करेगा, ऑयल के चारों तरफ एक मिसेल का फॉर्मेशन कर लेगा। इस तरीके से बनाएगा ऑयल के ड्रॉपलेट के चारों तरफ कि हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होगा स्टीरेट आयन का, यानी कि जो आपका R वाला पोर्शन है वो ऑयल ड्रॉपलेट के पास चिपक जाएगा। वो वाटर रिपेलिंग है लेकिन ऑयल रिपेलिंग नहीं है, तो वो ऑयल में जा कर के अटैच हो जाएगा। जबकि हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या होगा, ये बाहर की तरफ है, पानी की तरफ है। तो जब ये सारे R उस ऑयल ड्रॉपलेट में अटैच होते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, पोलर ग्रुप जो इंटरैक्ट कर रहा है वाटर से वो क्या करेगा, ऑयल ड्रॉपलेट सराउंड हो जाएंगे स्टीरेट आयन से। अब ये सारे के सारे ऑयल ड्रॉपलेट के चारों तरफ आके R जो हैं वो अटैच हो जाएंगे और पानी से जो कपड़े में डर्ट लगा है, जो ऑयल लगा हुआ है, उसको ऑयल ड्रॉपलेट को अपनी ओर खींच लेंगे, राइट। अब सोप क्या कर रहा है, सोप आपकी हेल्प करता है इमल्सीफाई करने में। इमल्सिफिकेशन हो जाता है, आपने देखा होगा जब आप कपड़े भिगोते हैं किसी बकेट में तो वो पानी काफ़ी डर्टी हो जाता है क्योंकि मिसेल का फॉर्मेशन होता है और डर्ट पार्टिकल सारे के सारे पानी में तैरने लगते हैं, उसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। और वॉश करने से क्या होता है, ऑयल और फैट्स बाहर निकल जाते हैं, कपड़ा आपका साफ़ हो जाता है। Negatively charged sheet around the globules prevents them from coming together and forming aggregates. अब ये जो निगेटिव चार्ज है COO माइनस, OO माइनस, इसका क्या काम है, इसका काम है कि ये जो ग्लोब्यूल्स हैं वाटर, ये जो ऑयल के ड्रॉपलेट हैं जो पानी में तैरने लगे हैं, इमल्सिफाई हो गए हैं, इनको वापस एग्रीगेट बनाने नहीं देता है, जिसकी वजह से कपड़े से गंदगी बाहर निकल जाती है। कैसे काम करता है, यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है।
इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए डायग्राम की बात करते हैं। बकेट है, बकेट में ये देखिए आपको वाटर दिख रहा होगा ब्लू कलर से। ये ग्रीन कलर का क्लॉथ है जिसपे ये डार्क ब्लू कलर से डर्ट है। आप ऑयल ड्रॉपलेट कह सकते हैं, आप डस्ट पार्टिकल कह सकते हैं। मैं यहाँ पर डर्ट लिखा हुआ है, मतलब कोई भी तरह की गंदगी है जो कपड़े पे लगी है। आपने सोप को डिज़ोल्व किया। सोप को डिज़ोल्व करने से क्या हुआ, ये उसका आर पोर्शन है, टेल है, और ये जितने हेड दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे COO- है। अब जितने भी आर हैं ये क्या करेंगे, डर्ट ऑयल पार्टिकल से जाके अटैच हो जाएंगे। अब ये तो अटैच हो जाएंगे लेकिन COO- क्या करेंगे, अपने आप को पुल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये वाटर लविंग है, ये इसी में रहना चाहते हैं और हर मॉलिक्यूल वाटर का इनके साथ अटैच होना चाहता है। धीरे धीरे क्या होगा, जितने भी आर हैं वो इन सबको कैप्चर कर लेंगे, पूरे डर्ट पार्टिकल को कैप्चर कर लेंगे। धीरे धीरे इसको अपनी ओर पुल करते जाएंगे, ये पुल होता जाएगा और ये सारे के सारे चारों तरफ से उस पर अटैक करते जाएंगे। और ये देखिए इसको कपड़े से रिमूव करके जितना भी आपका क्लॉथ है वो क्लीन हो गया है और ये मिसेल का फॉर्मेशन हो गया है। यानी मिसेल कहीं ना कहीं, जो सोप में मिसेल का फॉर्मेशन होता है, जो एसोसिएटेड कोलॉइड्स होते हैं, वो आपके क्लॉथ की क्लिनजिंग करने के काम में आते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रेन, थैंक यू सो मच। रेस्ट करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।